उससे का मतलब हो गया। चलो, इंडेक्स सूचकांक था ना, पेज नंबर 33 विक्टोरिया करंट। बताइएगा एशिया पावर इंडेक्स में भारत का स्थान बताइएगा। चौथा। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में चौथा। विश्व निवेश रिपोर्ट कौन जारी करता है? विश्व बैंक। अंकटाड जारी करता है। कौन जारी करता है? विश्व निवेश रिपोर्ट अंकटाड द्वारा जारी करता है। इसमें क्या स्थान है भारत का? निवेश में दूसरा नहीं, निवेश में 8वां। अच्छा। और जलवायु परिवर्तन में भी 8वां। निवेश में भी 8वां है, जलवायु परिवर्तन में भी 8वां है। आतंकवाद में भारत का स्थान 13। वैश्विक आतंकवाद में भारत का स्थान क्या वहाँ है? 13। बताने लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान 38। टैलेंट में बताइएगा वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में भारत का स्थान 56। हाँ, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में भारत का स्थान 56। 22 में 52 में था, 2022 में था 52, 23 में हो गया 56। ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में 48। ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में भारत का स्थान 48। ग्लोबल पेंशन में 45। ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में भारत का स्थान 45। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक बताना है 40। इनोवेशन इंडेक्स में भी 40। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में 40 और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भी 40। निवेश रिपोर्ट में भी 8 था, जलवायु परिवर्तन में भी 8 था। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा में बताना है 42। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा में 42। गुड गवर्नमेंट इंडेक्स में 57। गुड गवर्नमेंट इंडेक्स में 57। वैश्विक खाद्य सूचकांक बताना है ना, 100 के अंदर है 68। खाद्य सूचकांक में 68। ऊर्जा में वैश्विक ऊर्जा सूचकांक में 67। ऊर्जा वैश्विक ऊर्जा सूचकांक में 67 और वैश्विक खाद्य सूचकांक में 68। भ्रष्टाचार में बताना है 85। भ्रष्टाचार में पहले 86 था, थी कितना था? 85 था 2021 में हुई है ना। भ्रष्टाचार में सुधरा है एक अंक ना 23 में दिले है, 23 के 86 था ना, 21 में दिले 85 के, 2021 में 85 दिले। हंगर बताना है। ग्लोबल हंगर रिपोर्ट में भारत का स्थान 111। हाँ, सतत विकास रिपोर्ट बताना है। सतत विकास रिपोर्ट 112। हंगर में 11 माने भूखा में। अब भूखा रिपोर्ट कब पेश किया गया था पहली बार? 1960 ना, कल बताए थे ना, इंडेक्स कल था ना 2006 में था। हंगर वाला में 2006 में हंगरे था ना। खुशहाली वाला 12 था। लैंगिंग वाला हाँ ठीक है। भूखमरी वाला कुछ ही था 6, 2006 में पहली बार जारी किया गया था। कहाँ पार्लेट ना, एक पीस लगी था। चलो, वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 131। मानव विकास SDI में 132। शांति और खुशहाली में 126। ग्लोबल जेंडर गैप में 127। प्रेस में 161। पर्यावरण में 180। एक बार पर्यावरण में 180। प्रेस स्वतंत्रता में 161। ग्लोबल जेंडर गैप में 127। शांति और खुशहाली में 126वां स्थान पे है। HDI में 132। मानव विकास सूचकांक हो गया ये। विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 131। सतत वाला 112 है। सतत विकास वाला 112। हंगर वाला में 111। हंगर रिपोर्ट पहली बार कब पेश हुआ था? 2006 में। भ्रष्टाचार में 85। भ्रष्टाचार में खाद्य वैश्विक खाद्य सूचकांक में 68। खाद्य सूचकांक में ऊर्जा वाला में 67।
गुड गवर्नेंस में 57, गुड गवर्नेंस में, टैलेंट में 56, हाँ ठीक है, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में 56, ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में ना 48, बौद्धिक संपदा सूचकांक में 42, ग्लोबल पेंशन में पेंशन है तो 45। कल पेज नंबर 33 है, याद रखिएगा। कुछ है विश्व के प्रमुख दिवस हैं, उसका थीम है 33, हाँ 34 है, 34 थीम है, पूछता है थीम, बताइएगा। कुछ ही थीम है, औद्योगिक क्रांति है, औद्योगिक इंग्लैंड ना औद्योगिक है, प्रथम विश्व युद्ध है खाली, इंग्लैंड ना है, ना इंग्लैंड, इंग्लैंड था। अच्छा तन है थोड़ा सा है, हो नायका है, हमरो नायका ना है में डाल। नायका बुक लेके पड़ा है। चलिए बताइएगा, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड से, और कौन सी शताब्दी में? 16वीं में। पहला शब्द किसने दिया था औद्योगिक क्रांति का? टैयनबी, आर्नोल्ड टैयनबी ने समाजवाद क्रांति का पहला शब्द का प्रयोग किया था, आर्नोल्ड टैयनबी। बताइएगा कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस उद्योग से हुआ था? सूती, हाँ वही सूती वस्त्र उद्योग से। पक्की सड़क बनाने की विधि की पहला बार प्रयोग किस व्यक्ति ने किया था? मैं से मैकेडम, हाँ मैकेडम, हाँ 1761 में पहली बार क्या हुआ था? तो पक्की सड़क बनाने की विधि की खोज किया था किसने? मैकेडम। कहाँ के था? स्कॉटलैंड का। स्कॉटलैंड को उपनाम क्या है? ना नीदरलैंड के हॉलैंड है। केको का देश कहा जाता है, नीदरलैंड को हॉलैंड कहा जाता था। धनिया था ना ग्रीनलैंड का। हाँ अच्छा, आइसलैंड का था, रिक्वाकिविक था, और क्रोना मुद्रा था। हाँ ओकर क्रोन है। औद्योगिक क्रांति के दौर में किसका इंग्लैंड का प्रतिनिधि कौन था? जर्मनी। भाप से चलने वाला रॉकेट रेल बनाया गया था कब और किसने बनाया था? हाँ ना 1814 में जॉर्ज स्टीफेंसन। जॉर्ज रेलवे का पितामह किसे कहा जाता है? जॉर्ज स्टीफेंसन को ही रेलवे का पितामह। रेल इंजन था, नाम दिया गया था उसको, रॉकेट नाम के रेल इंजन के था। भाप से चलने वाला पहला इंजन, वही तो बोल रहे हैं, रेल इंजन है, नाम रॉकेट उसका दिया गया था। ना वो रॉकेट नहीं, नाम खाली दिया गया उसका। वो ये ऐसे गिर जाती थी सर, छोड़ो ना। अब बताइएगा कि कुछ क्रांति में पहली बार जो मशीन इंग्लैंड में इसी क्या हुआ था? औद्योगिक क्रांति की शुरुआत में जो मशीन की खोज हुआ उसका जनक और उसका ईस्वी बताना है। तेज चलने वाला शटल की खोज किसने किया था? जॉन के। कब किया था? 1733। सेफ्टी लैम्प की खोज कब और किसने किया था? 1732 हो सका है। सेफ्टी लैम्प की खोज करता कब और किसने? हम्फ्री डेवी। कब? 1815 में कौन सा युद्ध लड़ा गया था? वाटरलू का युद्ध। कौन सा युद्ध? वाटरलू का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। किसके? और यह इसको पकड़ के कहाँ रख दिया गया था नेपोलियन को? सेंट हेलेना द्वीप पर रखा गया था। कहाँ पे? कहाँ कब मृत्यु हो गया था? 1821। अब बताना है कि घोड़ा से द्वारा चलाया जाने वाला करघा की खोज कब और किसने कब की? कार्ट राइट। घोड़ा से चलने वाला जॉन कार्ट राइट। घोड़ा वाला गाड़ी को बोलते हैं ना कार्ट राइट। हाँ वही ना इंग्लिश में बोलते हैं। फॉलो नहीं करता है, जो हम लोग झूठते हैं ना तो उन्हें बोर्ड पर गोली में फेंकेगा, नहीं गिरता है। स्पेनिंग जेनिंग बताइएगा, दो गो है। तो पानी से चलने वाला स्पेनिंग जेनिंग की खोज किसने किया था? पानी से रिचर्ड आर्कराइट। पानी से चलने वाला स्पेनिंग जेनिंग की खोज किसने किया था? हाँ 1767 में। अब है एक वो स्पेनिंग जेनी ऐसी है, उसकी खोज किसने किया था? हार्ग्रीव्स।
जेम्स हार्ग्रीव्ज किया था 1765 में। तो 1765 में बिना ऐसे ही दिले है स्पेनिश जेनिक। हाँ ये वो नीचे है वो है। एगो स्पेनिक जेनी है पानी से चलने वाला रिचर्ड आर्कराइट। एगो स्पेनिक म्यूल है वो है आपका क्रैम्पटन। हाँ क्रैम्पटन जो मोटर अभी आता है वो। स्पेनिक म्यूल का खोज करता क्रैम्पटन। उसका था आपका ये हार्ग्रीव्ज, जेम्स हार्ग्रीव्ज। और स्पेनिक जेनी जो पानी जो चला था आर्कराइट, रिचर्ड के आर्कराइट, आर्कराइट क्रैम्पटन। अब बताना इंग्लैंड में गृह युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? चार्ल्स प्रथम। हाँ इंग्लैंड में गृह युद्ध चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में कब शुरू हुआ था? 1642 में। 1600। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुआ था? 1688 में। उस समय इंग्लैंड का शासक कौन था? जेम्स द्वितीय। वो चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में गृह युद्ध शुरू हुआ था, मगर जब गौरवपूर्ण क्रांति हुआ था 1688 में तो उस समय जेम्स द्वितीय था। अभी जेम्स तृतीय वो बन रहे चार्ल्स। हाँ चार्ल्स तृतीय अभी। हाँ वो अति हटले महारानी था एलिजाबेथ द्वितीय है। द्वितीय है। 94 साल लगता है उम्र है। खानदानी पद हो गया। हाँ तो लगे कि सबसे ज्यादा शासन करेगा 70 साल तक। अभी तक रही है। गुलाबों का युद्ध कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। सप्तवर्षीय ना इंग्लैंड में। सप्तवर्षीय युद्ध किसके किसके बीच हुआ? इंग्लैंड और फ्रांस। 56 से 63। वही सप्तवर्षीय युद्ध भी इंग्लैंड और फ्रांस। हाँ जिसे दोनों के बीच मगर लड़ा गया था इंग्लैंड। हाँ 7 वर्षीय युद्ध होता है। एगो 7 वर्षीय युद्ध भी पूछता है। 100 वर्षीय इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। 7 वर्षीय। हाँ 7 वर्षीय वाला है 1756 से 1763। बताइए इंग्लैंड के सामंत ने राजा जॉन को कब जो है एक अधिकार पत्र हस्ताक्षर करने पर मजबूर किया जाता है और इसी अधिकार पत्र को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? 1215 पहली बार मौलिक अधिकार के बारे में इसी मैग्ना कार्टा में अधिक वर्णन है। 1215 में कौन सा युद्ध लड़ा गया है? 1215 में ठीक। पृथ्वीराज चौहान लड़ले ना ओकरे तीसरा। अच्छा मराठा तराइन का तृतीय युद्ध। वही बता दो जो पृथ्वीराज चौहान हमको लगा कि काने फंस के तीसरा कितने से 1215 में लेकिन चलिए तराइन का तृतीय। बताइएगा इस समय कौन से वंश शक्तिशाली था? उस वंश का नाम बताइए। नहीं वहीं पर ट्यूडर वंश। कौन सा वंश? अब बताइए एलिजाबेथ प्रथम किस वंश से संबंधित है? ट्यूडर वंश से। एलिजाबेथ प्रथम कौन के वंश से है? ट्यूडर वंश। जो सांसदों पर नियंत्रण रखता कठपुतली बना के रखता था। बताइए कि इंग्लैंड के किस राजा को फांसी दिया गया था? चार्ल्स प्रथम को फांसी दिया गया था। हाँ गृह युद्ध के दौरान राजा के समर्थक को क्या कहा जाता है? हाँ चल रहा है नोटबंदी परसों लगा दिया पाकिस्तान। तीसरा एशियाई देश है ना अभी चल रहा है। जिसे वो प्रोसेस में है। जिसे देशद्रोह लगा के तो कानून जब लग जाता है तो अंदर आपको जाना ही पड़ेगा। हाँ प्रूफ नहीं हुआ है। प्रूफ नहीं हुआ। चल रहा है। एगो फिवेंडर को ऐसे फर्स्ट ना एगो संसद वाला के टेस्ट वो तो हेड राउंड जी ई फिवेंडर को ना। गृह युद्ध के दौरान राजा के समर्थक जो साथ देने वाला तो कैवेलियर कहा जाता है और संसद के समर्थक को राउंड हेड्स कहा जाता है। राउंड हेड्स। कैवेलियर हो गया साथ देने वाला के कैसे था? लड़ाकू और गैर लड़ाकू 1857 में। उसी तरह से गृह युद्ध के समय इंग्लैंड में कैवेलियर कहा जाता है साथ देने वाले को और संसद के समर्थक को राउंड हेड्स कहा जाता है। अब शुरुआत होता है प्रथम विश्व युद्ध में। पूरा विश्व कितने भाग में बट गया था? कौन कौन? धुरी राष्ट्र और धुरी राष्ट्र को एक और नाम से जानते हैं। ठीक है केंद्रीय शक्ति कहा जाता है। केंद्रीय शक्ति ना केंद्रीय शक्ति या धुरी और केंद्रीय एक है। अब बताइएगा धुरी राष्ट्र के अंतर्गत कौन कौन आता था? ऑस्ट्रिया, तुर्की, जर्मनी, इटली, पोलैंड।
ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की, बुल्गारिया, इटली, ये सब आता था धुरी राष्ट्र के अंतर्गत। मित्र राष्ट्र में तो सब बड़ा देश, फ्रांस, जापान, सब। गुप्त संधियों की प्रणाली के तहत यूरोप में गुटबंदी का जनक किसे कहा जाता है? बिस्मार्क को। तो यूरोप में गुटबंदी के जनक किसे माना जाता है? बिस्मार्क। बिस्मार्क का जन्म कब हुआ था? 1815 में। 1800 कार्ल मार्क्स से 3 साल बड़ा थे। कार्ल मार्क्स से 3 साल। 1818। हाँ, बताइएगा किस देश के बीच में त्रिगुट का निर्माण हुआ था 1882 में? ऑस्ट्रिया, जर्मनी, इटली। ऑस्ट्रिया, जर्मनी और इटली के बीच में 1882 में त्रिगुट संधि का निर्माण होता है। त्रिगुट के सदस्य होने के बावजूद इटली कुछ समय तक तटस्थ रहा था, मतलब किसी के तरफ दूर रहा था। हाँ, और 26 अप्रैल 1915 को ऑस्ट्रिया, हंगरी और जर्मनी के खिलाफ युद्ध में शामिल हो गया था। हाँ, अब बताइएगा, हाँ बताइएगा कि सर्बिया के गुप्तकारी संस्था को क्या कहा जाता है? काला हाथ कहा जाता है। काला पहाड़ी किस देश में है? अमेरिका में है। ब्लू, ब्लैक, ग्रीन और वाइट सब वहीं पे अमेरिका में। मोरक्को संकट कब हुआ था? 1906 में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? 1906 में। 1906 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? कोलकाता में। अध्यक्षता किसने किया था? दादा भाई। चला एक करना है हमारा ये चलिए इधर। प्रथम विश्व युद्ध में रूस पर आक्रमण 1 अगस्त 1914। जर्मनी ने रूस पर कब आक्रमण किया? 1 अगस्त को। 14 को। फ्रांस पर आक्रमण 3 अगस्त को, 14 को। और इंग्लैंड शामिल हुआ 4 अगस्त को। तो जर्मनी ने रूस पर आक्रमण किया 1 अगस्त को, फ्रांस पर किया 3 अगस्त को, और इंग्लैंड इसमें शामिल हो गया 1, 3 और 4। रूस, फ्रांस और इंग्लैंड। बताइएगा कि इटली मित्र राष्ट्रों की ओर से कब युद्ध में शामिल हुआ था? अभी चर्चा हुआ था कि त्रिगुट में था, अब भाग गया फिर इधर। 26 अप्रैल 1915 में। 26 अप्रैल 1915 में। प्रथम विश्व युद्ध के से अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन। अमेरिका कब शामिल होता है प्रथम विश्व युद्ध में? 6 अप्रैल 1917 को। 26 अप्रैल 1915 को इटली शामिल हुआ और 6 अप्रैल 1917 को अमेरिका शामिल हुआ। काहे शामिल हुआ था? इसका जो जहाज इसका डुबा दिया था, जर्मनी का बोट का नाम है यू बोट, जो लुसितानिया नामक जहाज को मार के लुटा दिया था। इंग्लैंड के था। उसी में से था 1153 गो व्यक्ति था, जिसमें में से 128 गो अमेरिकी यात्री उसमें मर गया था। इसी गुस्सा में वो शामिल हुआ था 6 अप्रैल 1917 को। बोट मतलब जहाज था इंग्लैंड? हाँ नहीं, जर्मनी के था यू बोट नामक। और वो यू बोट जो है जहाज मार के लुसितानिया नामक जहाज को गिरा। हाँ नहीं, इंग्लैंड का था लुसितानिया। जर्मनी का यू बोट। हाँ, सवारी 128 गो था। वो 11153 पूरा था ना लुसितानिया जहाज में। 11153 में 128 गो अमेरिकी था। वो मरा तो सब मर गया, तो गुस्सा में आके ये शामिल होता है। हाँ, ओकर काम है पैसा दोनों तरफ से कमाना। आज तक ही नीति नहीं गया। बताइएगा कि बुल्गारिया कब समर्पण करता है प्रथम विश्व युद्ध में? सितंबर 1918 में बुल्गारिया आत्मसमर्पण करता है। अक्टूबर 1918 में कौन समर्पण करता है? तुर्की। कौन करता है? अक्टूबर 1918 में तुर्की। 3 नवंबर 1918 को 2 देश करता है, ऑस्ट्रेलिया और हंगरी। ऑस्ट्रेलिया हाँ था, ऑस्ट्रेलिया तथा हंगरी। तो पहले कौन हुआ? बुल्गारिया सितंबर में। अक्टूबर में कौन हो गया? तुर्की। और
नवंबर में हो गया कौन? 3 नवंबर ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया और हंगरी आत्मसमर्पण करता है। 10 नवंबर को हो गया जर्मनी। जब जर्मनी 11 हाँ जर्मन सम्राट कौन था जो 10 नवंबर 1918 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था? कोरोना विलियम्स कैंसर विलियम्स। हाँ कैंसर विलियम द्वितीय। भाग गया था। हाँ कैंसर विलियम द्वितीय। माने क्या हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध के समय जर्मनी से भाग गया था। हाँ और इस अवस्था में वहाँ का कौन सा शासक बना था? ना जर्मनी के था तो बनेगा। हाँ चांसलर था एबर्ट, फ्रेडरिक एबर्ट जो है जर्मनी का चांसलर बनाया गया। और वही क्या करता है 10 नवंबर को भागता है और 11 नवंबर को आत्मसमर्पण करके संधि पर सिग्नेचर कर देता है फ्रेडरिक एबर्ट। तो प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी के तरफ से कौन सा शासक संधि पर संधि किया था? तो फ्रेडरिक एबर्ट। और इस तरह से युद्ध की तो प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब? 11 नवंबर 1918 में। अब बताइए कि पेरिस शांति सम्मेलन कब हुआ था? इसी के बाद 28 मई 1920 18 जून 1919 को हुआ था। 18 जून 1919 को पेरिस शांति सम्मेलन हुआ था। मित्र राष्ट्र में बैठल था बहुत सारा नेतृत्वकर्ता 3 गो था, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस। कहला कि कितना खर्चा हुआ है उस सब जो है मैनेज किया कि कहाँ केकरा पर लादना है, कौन कौन चीज़ केने से लूट लेना है, माने कौन सा हड़प लेना है, कौन क्षेत्र देखना है, सब इसी सम्मेलन में तय हो गया था। इसके बाद कितना दिन बाद जो है वर्साय की संधि होता है? 10 दिन बाद 18 जून 1919 को पेरिस शांति सम्मेलन और 28 जून 1919 को वर्साय की संधि होता है। अब आप हाँ का जड़ यही ना है। इसीलिए तो कहा जाता है वर्साय की संधि को आरोपित संधि, अपमानजनक संधि भी कहा जाता है। बताइएगा कि पेरिस शांति सम्मेलन में संधियों की शर्त निर्धारित करने में जिन राष्ट्रों की भूमिका निभाई थी तो बताए दिए थे। तो अमेरिका के कौन थे उसमें उपराष्ट्रपति? वुडरो विल्सन। ब्रिटेन के कौन थे? लॉयड जॉर्ज। लॉयड। और फ्रांस के थे? ठीक है जॉर्ज क्लेमेंसो। जॉर्ज क्लेमेंसो। अमेरिका के वुडरो विल्सन, ब्रिटेन के लॉयड जॉर्ज और फ्रांस के जॉर्ज क्लेमेंसो। बताइएगा वर्साय की संधि के तहत जर्मनी पर कौन सी पाबंदी लगाई गई थी? पनडुब्बी और वायुसेना। पहली बात थी कि सेना 1 लाख तक सीमित कर दिया गया, इससे ज़्यादा नहीं रखना है। उसके बाद वायुसेना और पनडुब्बी रखने का अधिकार छीन लिया गया और 10 करोड़ उसके बाद जो भी उसने जीता हुआ उपनिवेश बनेले था उस सब को बांट लिया। बांट दिया गया। वापस में बांट लिया। इन्हें को 10 बटा हाँ यही था। तो मेन मान बड़का इसीलिए फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन मिलकर सब बांट लिया। अब बताइए हरजाना के रूप में तो जानते हैं कितना लगाया था? 10 करोड़ पाउंड। 6 अरब 10 करोड़ पाउंड। बताइए आज के उस समय केवल 60 अरब। 60 अरब बहुत ज़्यादा था। 60 अरब। हाँ अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य बड़ा योगदान किसकी स्थापना था? राष्ट्रसंघ। राष्ट्रसंघ की स्थापना 10 जनवरी 1920। 10 जनवरी 1920। UN खाली राष्ट्रसंघ। UNO संयुक्त राष्ट्र संघ है वो। वो तो द्वितीय विश्व युद्ध के हाँ टाइम था। बात था। इसमें अमेरिका नहीं भाग लेता है। चलिए कल हम लोग को चीनी क्रांति पढ़ना है द्वितीय नहीं और तुर्की पढ़ लेना है। चीन और तुर्की। प्रथम विश्व किस संधि के तहत समाप्त हुआ? वर्साय की संधि के तहत 11 नवंबर पेरिस। पेरिस तो उस तो अपने में वो बैठक लिया था, मित्र राष्ट्र खाली बैठक किया था। कहला जिसे तोरा हम धक्का मारे अब तू अब क्या किया बैठक किया अपने में कि कितना कैसे अथी करना वसूलना है पैसा। तो वही लोग बैठक किया था मित्र राष्ट्र की भाई जो भी हम लोग जीते हैं ना अब कितना हमारा सब अपना बैठक किया कि हमारा इतना खर्चा हो गया, वो बोला कि हमारा इतना खर्चा हो गया, वो बोला कि हमारा इतना खर्चा। तब सब के जोड़ के और उसी आधार से उतना पैसा ओकरा पर लादा गया था जर्मनी पे। यहाँ के कोई शासकीय परिवार था, शासक था तो भाग ही गया छोड़ के। जो नया सरकार बनने की तो
वही आता है हिटलर। नहीं याद हो रहा था कि बड़ा ये है थोड़ा सा टफ है, हमरो टफ है डाटा है ना। क्या कि बार बार अभी आदमी नहीं देखा इसको, तो बताइएगा कुछ कुछ। 1935 के शासन भारत शासन अधिनियम में संघ सूची में कितने विषय थे? 49 59 गो। 59 और राज्य सूची में 54 गो। और समवर्ती सूची में 36 गो। 59, 54, 36। 59, 54 कई बार चर्चा भी कर ले हुआ। 59, 54, 36। बताइए पाखल वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? तेलंगाना। पाखल वन्य जीव अभयारण्य तेलंगाना। बताइए रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश। भारत का प्रथम डिजिटल विश्वविद्यालय केरल। विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर परम सिद्धि है ना। भारत में पूछ ली है, विश्व में पूछी थी हम। अरे पहले तो पकड़ कर रहे थे लोग इन पहले सुनबा क्वेश्चन है ना, ऐसे बोल रहे हो। फर्नीचर फ्रंटियर। हाँ फ्रंटियर, इंग्लिश ना पढ़े हुए है, फ्रंटियर है, ठीक है। और जापान के कौन है? फुगाकू। और भारत के कौन है? परम सिद्धि। और भारत का पहला कंप्यूटर परम 8000 कहाँ बना था? पुणे में बना था। कहाँ बना था? सीडेक कंपनी था, पुणे जगह था। अब बताइएगा विश्व के प्रमुख फसल और उत्पादक देश। गेहूं चावल में पहला स्थान चीन और दूसरा स्थान भारत। मक्का में पहला स्थान यूएसए और दूसरा स्थान चीन। कपास में पहला स्थान भारत और दूसरा स्थान हाँ चीन। बगल में याद रखिए कि अगर चीन आगे है तो दूसरा स्थान पर लमसम भारत के, कुछ सब में लमसम कुछ में। कपास में प्रथम स्थान है। हाँ भारत का। पुरानका में बदलाव है, नयका है। पुरानका में थी अमेरिका। हाँ चाय बताइएगा, चाय में पहला स्थान चीन। भारत दिल्ली है। फिर तू वही तो पुरानका मत याद करा, पुरानका मत किताब चेंज करो। खपत में बोलेगा ना, यहाँ उत्पादन में खाली बोल रहे हैं। पूछ रहा है। हाँ हम उत्पादन बोल रहे हैं कि खाली उपजावे में, खाए में तो ठीक है कि भारत जितना उपजाता है ना तो सब चीज में खा जाता है, खपत कर लेता है। चाय में चीन और दूसरा स्थान पे भारत। गन्ना में ब्राजील, अब दूसरा नंबर पे भारत। रबर में पहला स्थान पे थाईलैंड और दूसरा नंबर पे इंडोनेशिया। याद करा तो फिर पैसा भी ले। तंबाकू में पहला स्थान चीन और दूसरा स्थान पे भारत। कहवा में पहला स्थान ब्राजील और दूसरा स्थान पे वियतनाम। आलू में पहला स्थान चीन और दूसरा स्थान भारत। लमसम में है ना, चीन के आसपास में जहाँ चीन एक है वहाँ भारत दो पर बैठा है। एक आध में पवाद में है ना, तो बाकी सब में बदले है। आलू हो गया। दलहन में बताना है पहला स्थान भारत और दूसरा स्थान पे नहीं है चीनी में पोलैंड। दलहन में पहला स्थान भारत और दूसरा स्थान पे पोलैंड। दलहन में भारत का स्थान, भारत में कौन है? मध्य प्रदेश ना दलहन में। जूट में पहला स्थान भारत। पहले था बांग्लादेश, पहले था, अब हो गया। फिर दूसरा नंबर पे कौन आ गया? बांग्लादेश। निर्यात में जूट है एक नंबर पर बांग्लादेश। उत्पादन करता है, ज्यादा यूज कर जाता है। जैसे उत्पादन कर दे ऊपर नाम। नारियल में पहला स्थान इंडोनेशिया और दूसरा स्थान पे फिलीपींस। दूसरा स्थान पे मूंगफली में पहला स्थान चीन और दूसरा स्थान पे भारत। मूंगफली में पहला स्थान चीन और दूसरा स्थान पे भारत। हाँ भारत में गुजरात, ठीक है। जौ में पहला स्थान यूक्रेन के साथ चल रहा है रूस। जौ में रूस और दूसरा स्थान पे ऑस्ट्रेलिया। युद्ध हुआ सही चल बता रहे थे। दूध में भारत दूध में पहला स्थान और दूसरा स्थान पे अमेरिका। हाँ
हाँ गाय में सबसे ज़्यादा वहाँ पे है। जानवर में बोलेगा तब भारत है, मगर गाय में सबसे ज़्यादा कहता है अमेरिका। सोयाबीन में पहला स्थान ब्राज़ील, दूसरा स्थान पे अमेरिका। सोयाबीन में पहला स्थान ब्राज़ील और दूसरा स्थान पे अमेरिका। सूरजमुखी में यूक्रेन। सूरजमुखी में पहला स्थान, तो बगल में हो जाएगा कौन, दूसरा रूस। सूरजमुखी में पहला स्थान यूक्रेन और दूसरा स्थान पे रूस। गेहूं नहीं, गेहूं में सबसे ज़्यादा चीन। गेहूं, चावल, कोयला, तंबाकू, आलू, इस सब में सबसे ज्यादा गेहूं निर्यात करे में है। नहीं, कटोरा कहा जाता है, अति डलिया कहा जाता है विश्व का। हाँ रोटी की डलिया कहा जाता है। वहीं से बहुत सारे देशों में गेहूं का अति निर्यात किया जाता है। अब आते हैं विश्व के प्रमुख खनिज एवं उत्पादक देश। लोहा में पहला स्थान ऑस्ट्रेलिया, बदल गया सब। लोहा में पहला स्थान ऑस्ट्रेलिया और दूसरा स्थान पे चीन। तांबा में पहला स्थान चिली और दूसरा स्थान पे चीन। अच्छा पेरू है, ठीक है। पहला स्थान पे तांबा में चिली और दूसरा स्थान पे पेरू। हाँ चिल्ली में एगो फेमस है खान, हाँ चूकी माता खान, ठीक है। ये कहा जाता कुछ तांबे की राजधानी कहा जाता है, तांबे की राजधानी कहा जाता है। बॉक्साइट में पहला स्थान ऑस्ट्रेलिया, दूसरा में नाम ही ना सुन लो, पहली बार नाम गिनी, दूसरा स्थान पे गिनी। हाँ गिनी वो अलग है, वो भी पपुआ न्यू गिनी अलग है। गिनी अफ्रीका में है, गिनी तट। ना अफ्रीका में, अमेरिका में गिनी तट है कि अफ्रीका में ना। हाँ ठीक है, अफ्रीका में हो जाओ, अफ्रीका में गिनी तट, ठीक। उत्तर पश्चिम में जस्ता में पहला स्थान चीन और दूसरा स्थान में पेरू। भारत में बहुत कम है, एक ही जगह ही है, एक जगह खाली कोयला में तो अमेरिका है दूसरा नंबर पे, दूसरा में अमेरिका, पहला में चीन और दूसरा में भारत कोयला में। हाँ अब बताइएगा, चांदी में पहला स्थान मैक्सिको, दूसरा चीन। सोना में पहला स्थान चीन, दूसरा स्थान रूस। खनिज तेल में बताइएगा पहला स्थान यूएसए और दूसरा स्थान पे रूस। अब प्राकृतिक गैस में अमेरिका और दूसरा स्थान पे रूस। उनमें बदलल था, पुरनका में दोनों में थे, एगो आगे पीछे था, मेरी में दोनों में आ गया कौन, अमेरिका। खनिज तेल भी चीन है, ये रूस है। ना एगो में कोई में था, रूस में पहला स्थान पे। हम कल ना हम तो खुदे बोली थी, एगो दोनों में, या तो खनिज तेल में कोई में पहला नंबर पे था रूस, या तो प्राकृतिक खनिज तेल में। फोटो खींच के लाए था, ठीक। पहले प्राकृतिक गैस में रूस था, तो ये जो युद्धवा चला ना, तो ये ओकर बिकेला कम हो गया, तो चला या वो। तू करंट का बात करी था, हम 20 वाला लूसेंट, हम 20 वाला में, अब तो 22 वाला में देखियो, 22 वाला में सेंटर में ना हम देख के रहती कोई चलते। चलिए बताइएगा, अबरख वाला चीन और दूसरा स्थान पे मेडागास्कर। हीरा में पहला स्थान रूस, हीरा में पहला स्थान रूस। क्रोमियम में पहला स्थान दक्षिण अफ्रीका, दूसरा स्थान पे अस्ताना किस देश की राजधानी है, वो तो राजधानी तो बोली था, ये थी है कजाकिस्तान। क्रोमियम दूसरा स्थान पे कजाकिस्तान, कैडमियम में पहला स्थान चीन और दूसरा स्थान पे कोरिया, दक्षिणी कोरिया। उच्च कोटि के लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश, उच्च कोटि के लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश ब्राजील। कल याद रखिएगा, विनिर्माण में कुछ है, चीन में। लेकिन चेंज हो गया, लोहा बढ़ गया ऑस्ट्रेलिया पहला पे, दूसरा पे चीन आ गया। चलिए, विश्व के प्रमुख औद्योगिक नगर और विश्व के ना याद करके आना कल है, विश्व के प्रमुख नगर और विश्व के प्रमुख जनजाति याद करके यहाँ ये याद रखिए ना।
पेज पॉइंट नंबर 23, 24 और 25 ये तीनों को याद करना, ज़्यादा नहीं। कुछ बोलबो संतोष क्या लगा एग्जाम दे अरे तुमने झारखंड के लिए था कैंसिल कर दो क्या ना 28 वाला कैंसिल हो गया तो देर से थोड़ी जो बैठते होकर फिर देते बैठेला थोड़ी देते। जिसका शामिल होगा उसी को बैठेला देगा। पूरा कैंसिल कर लेगा तो 4 का पूरा कैंसिल कर मतलब बैठ लेते सब चीज ना ऐसा नियम नहीं है। नहीं होगा कोई भी सब्जेक्ट कैंसिल होती है तो फायदा हो। चल बना क्या चले के 6 घंटा देवे के बैठ के तो चल कुछ ही है की बहुत लड़ाई ज्ञान लड़ा कहां तो थे डाल दे वीडियो तो वीडियो अच्छा भेजूंगा। चलिए राष्ट्रीय आया था ना, कल में से कुछ बताइएगा। खुशहाली रिपोर्ट पहली बार कब पेश किया गया था? 2012। कौन जारी किया था पहली बार? भूटान। कौन जारी किया था? के गो एकर इंडेक्स है? 6 गो कारक पर जो है खुशहाली रिपोर्ट पेश किया जाता है। हाँ नंबर 1 पोती में भूटान नहीं, पहली बार वो पेश ही किया, सबसे पहले लाइव किया था पहले वो, उसके बाद फिर विश्व लाइव लिया अमेरिका। अब बताइएगा कि विश्व लैंगिक रिपोर्ट कब पेश किया गया था पहली बार? 6 में। विश्व लैंगिक और भूखमरी सूचकांक दोनों कब? 2006 में। भूखमरी कितना बिंदु होते हैं? 4 गो, और भूखमरी में भी 4 गो, दोनों में। दोनों शुरू हुआ है 6 में स्थापना हुआ है, और बिंदु 4 गो बिंदु पर इसको आधारित करके निकाला जाता है। सही बात है। खुश वाला नहीं है, वैश्व लैंगिक है, भूखमरी जेंडर गैप है। हाँ जेंडर गैप, भूखमरी और लैंगिक है, हाँ समानता। 1000 पुरुष पर हाँ चलिए आते हैं वो बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI कब प्रकाशित हुआ था पहली बार? 2010 में। ई कितना बिंदु पर? 3। ई बराबर उ होती कुछ ही था पहले का। अरे हाँ 3 गो था ना, कौन सी करते उसको? मानव विकास सूचकांक कितना था? 3 बिंदु पे। तो ये आपका बहुआयामी गरीबी सूचकांक भी 3 बिंदु पर। सेम वही है, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन प्रत्याशा। भ्रष्टाचार सूचकांक पहली बार कब पेश किया गया था? इंटरनेट की स्थापना भारत में 1995। भ्रष्टाचार के बोधकांक सूचकांक भी पहली बार पेश किया गया 1995। विश्व आर्थिक मंच की स्थापना कब हुआ था? 1971। और संस्थापना किसने किया था? मार्टिन सयाब। अब आते हैं राष्ट्रीय आय। भारत में राष्ट्रीय आय की प्रति व्यक्ति गणना करने वाला प्रथम प्रयास कब? 1867 से 1868। आप पूरा आधा ना, क्योंकि सब याद होते हैं, उतने पर रह जाते हैं दिमाग में। कितना पैसा बताया थे? 20 रुपया। इसके बाद दूसरा व्यक्ति का नाम बताइए और कब किए थे या कितना रुपया बताए थे? हाँ एफ सिरास 1911 में। और कितना प्रति व्यक्ति बताए थे? 49 रुपया बताए थे। ये आज़ादी से पहले कह दूँगा, एक दादा बनरोजी और एक एफ सिरास। आज़ादी के बाद कौन किए थे? पीसी महान लोबिस। गॉडगिल वित्तीय राय समिति सदस्य थे। और कब प्रस्तुत हुआ था ये रिपोर्ट? 1951 में। हाँ 49 में तो पहली बार थी हुआ इसका राष्ट्रीय आय समिति का गठन हुआ था 1949 में। राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 पीसी महान लोबिस की अध्यक्षता में किया गया था। और 2 साल बाद रिपोर्ट पेश किया गया था। उस समय बताइएगा 1948-49 में भारत के राष्ट्रीय आय कितना करोड़ था? 8,710 करोड़। 8710 करोड़। समझिए 1948-49 में कितना था राष्ट्रीय आय? और प्रति व्यक्ति आय कितना था? 225 रुपया। अभी वर्तमान में कितना है? अभी देखिए तो भारत का भी वर्तमान ना, हाँ
लगभग हमें लगता है कि 10,000 के आसपास, 16,000 के आसपास में देगा। वार्षिक है हाँ तो प्रति व्यक्ति बताओ कुछ नहीं। प्रति व्यक्ति क्या वार्षिक निकलता है? और 325 का वार्षिक था वो 225 रुपया, 25 है बहुत ज्यादा। 225 का वैल्यू था ना वो। 1867 बीघा चवन्नी के वैल्यू से में था बहुत ज़्यादा। 31,280 रुपया। कितना? 31,280। अब बढ़ गया इसका मतलब है। वर्तमान डाटा कब तक है? 22-23। और दूसरा देखिए ना, दूसरा में देखा कैसे पूरा महीना कोची लिखा है कोची। वहाँ 22-23 में सालाना प्रति व्यक्ति आय 31,280 रुपया पाई गई। भारत का? चलो ठीक है, कभी पूछ देता है भारत का प्रति व्यक्ति आय कितना है। चलो बताइएगा, राजकोषीय नीति कौन तैयार करता है? CSO वित्त मंत्रालय। राजकोषीय नीति कौन तैयार करता है? वित्त मंत्रालय द्वारा राजकोषीय नीति तैयार किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय आंकड़ा वित्तीय वर्ष बताइएगा, आंकड़ा जारी कर 1 अप्रैल से 31 मार्च 1 अप्रैल से 31 मार्च अब बताया गया है। कल बजट पेश होगा ना, कल कुछ 1 फरवरी का। हाँ 2 फरवरी के ना 1 फरवरी। ये होगा क्या कि आज संसद में राष्ट्रपति भाषण दे दिए हैं, तो हो जाएगा कल। आज भाषण दे दिए हैं कि कल बजट है, कल सबको आइएगा। ठीक है, भारत बताइएगा, बजट पास होगा। भारत में कौन सा विभाग CSO का गठन कब हुआ था? सीधा सीधा मई 1951। राष्ट्रीय आय का आकलन का एवं प्रकाशन का उत्तरदायी किसके पास होता है? CSO। अब बताइएगा कि CSO को CSO और NSO को मिला के क्या बना दिया है? NSO बना दिया है। CSO को NSSO को दोनों को मिला के NSO किया गया 2019 में। किसे राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता माना जाता है और इसी के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था? साइमन कुजनेट को। राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता साइमन कुजनेट। क्या मिला था इसी खोज के लिए? नोबेल पुरस्कार मिला था। साइमन कुजनेट। नोबेल पुरस्कार कब से, मतलब 1901 से नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 में। शुरुआत में कितना में? 5 में। कब जोड़ा गया छठा? 1967 में। 69 में पहली बार मिला है ना, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। 69 से मिलना स्टार्ट। कुछ रेगनर फ्रिस और जॉन टिनबर्ग को मिला था। किस की अति अनुशंसा पर NSO का गठन किया गया है? रंग राजन समिति के अनुशंसा पर CSO और NSSO को मिलाकर क्या बना दिया गया है? NSO बना दिया गया है। हाँ 2019 में। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना किसकी कब और किसकी अनुमति पर किया गया था? अनुशंसा पर। हाँ रंग राजन ENSC है, वो NSO है, और दोनों के आपका रंग राजन समिति है। मगर हुआ 2019 में हुआ था, NSC पर नहीं हो गया 2005 में। भारत में बताइएगा महिला घरेलू हिंसा की शुरुआत कब हुआ था? 2005। RTI की शुरुआत 2005। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस पर किया जाता है? ना 6 प्रकार से होता है। साधन लागत पर किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय गणना किस पर किया जाता है? सही है। राष्ट्रीय नहीं राष्ट्रीय जैसे दो होता है, एगो साधन लागत एगो होता है, एगो बाजार लागत होता है। एगो आपका साधन लागत होता है, एगो बाजार लागत होता है। हाँ, एगो फैक्टर कॉस्ट, एगो हाँ, मार्केट कॉस्ट। ठीक है। फैक्टर कॉस्ट को निकालते हैं। राष्ट्रीय आय की गणना किस पर किया जाता है? तो साधन लागत पर किया जाता है।
जैसे साधन लागत एगो मार्केट प्लास अथी होता है, मार्केट वैल्यू जो बाजार लागत हो दोनों गया। में अंतर हो गया ना। हाँ, एगो होता है एफसी हो भाई, तो फैक्टर प्राइस है। हाँ, इसको बनाने में जितना रुपया लगा ना तो इसका साधन लागत हो गया, लेकिन इसको ढोने में बाजार तक ले जाने में जो जुट गया वो हो गया। वो बाजार लागत हो गया, बाजार का पूंजी हो गया। जो एक्स्ट्रा वैल्यू पे बाहर से जुटा ना वो लग गया आपका बाजार। कौन? हाँ, मार्केट प्राइस, राष्ट्रीय आय का गणना कोष्टक फैक्टर कोष्टक फैक्टर कॉस्ट एफसी पर निकलता है। मगर जो पहले होता था साधन लागत पर ना, कब से अब जो है राष्ट्रीय आय की गणना बाजार लागत पे की जाती है। चेंज हुआ 2015 में। 2015 में। अब 2015 के बाद जो है राष्ट्रीय आय गणना किस पे किया जाता है? बाजार वैल्यू पे, बाजार मार्केट मार्केट मूल्य पे, मार्केट प्राइस, हाँ एमपी पे। मार्केट प्राइस। एफसी हो गई, वो फैक्टर कॉस्ट है, मार्केट प्राइस 2015 से है। और ऊपर से बात कब हुई? कर देले नहीं है। शुरू से शुरू से कुछ ना वो तो डेट होगा। होगा। किसी देश की आर्थिक समृद्धि सर्वाधिक उपयुक्त माप किस पर की जाती है? उस दिन चल रहा था मापदंड था तब प्रति व्यक्ति आय। खाली माप बोलेगा तो जीडीपी बोलेगा कि किसी देश की आर्थिक समृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त मापदंड तो प्रति व्यक्ति आय। आप बोलेगा सिर्फ माप तो अब जीडीपी। सीबीटी के एग्जाम स्टार्ट कर देगा ना। सीबीटी पहले तो फॉर्म आता है। सीबीटी में नंबर अरे ये पिछला बार ऐसा ऐसा करेगा, अभी बोर्ड नहीं चुनना है, डायरेक्ट फॉर्म डालिए। वो नहीं था। इसका डेट दिया है जो एलपी टेक्नीशियन है ना, कोच ड्राइवर खाली सुनते हैं ये लोग। जैसे कहा था ना रेलवे कुछ दिन पहले कि हम सीबीटी पहले एगो लेंगे, कॉमन सिस्टम ओकरा में हम परसेंटेज बांटेंगे ना, तो ये में तो ओकरा फिर फॉर्म आते हैं। एकरो डेट देते अरे बोर्ड सिलेक्शन नहीं करना है। सब सिलेक्शन करवाई थे ड्राइवर में। एक डेटो दे दिया है, एग्जाम डेट लेगा, एग्जाम डेट दे दिया। सीट बढ़ाएगा नहीं। हर एक साल देगी नहीं तो टेक्नीशियन 25,000 कर दिया। कल अश्विनी वैष्णव के भाषण नहीं सुने हैं? वो सब मिला के कल 25,000 कहाँ बोला है? 1.5 लाख कैटेगरी के ग्रुप डी के टेक्नीशियन को ना बोला है। तो वो अभी नहीं देगा, लेकिन ई वाला के 2 सप्ताह का टाइम लिया है। हाँ भाई चुनावी मुद्दा है। चुनावी मुद्दा है, अभी माहौल बढ़ावे ला एकरा। नहीं पता लेकिन रेलवे तो टाइम से करवावी थो। चलो अब बेले ही लेता हुआ पक्का। बताइएगा। छोड़ो सब, सब छोड़ो ना, हटाओ जाए दो, अपन तैयारी करते रहो। बस करते रहो, कर लो। ये तो राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए कितनी विधियां हैं? 6 गो ना पता नहीं। राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने की 3 विधियां हैं। आय, व्यय और उत्पाद आय व्यय। राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने की कितनी विधियां हैं? 3। पहला है उत्पाद विधि, दूसरा आय विधि, तीसरा है व्यय विधि। हम तो व्यय मार लिया, पता ना क्या कि एक जगह पूछ रहे थे कि आय और व्यय रहे तो दोनों में व्यय। हम आय मॉडल इसलिए हम तो व्यय मार दिए थे। मारने के बाद फिर सोचे भी रहे थे, मतलब जो होगा से कुछ भी नहीं आएगा। क्वेश्चन बिना पढ़ले नहीं बनता। एनडीपी बराबर बताइएगा फॉर्मूला। एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। प्रोडक्ट। हाँ जीडीपी में से हरास। ठीक है। एनडीपी बराबर हो गया जीडीपी माइनस हाफ। जीडीपी सब डेफिनेशन करवा दीजिए, उसके बाद ये सब पूछे फॉर्मूला तब मजा आता है। अच्छा, एनडीपी, एनएनपी, जीडीपी, जीएनपी सबको पूछ लीजिएगा तब ना सब क्या होता है। समझिए ना। परिभाषा भी नहीं दिलेगा। सिंगर और नॉट इकोनॉमिक्स हम याद करी थी। इकोनॉमिक्स कहता है केवल इकोनॉमिक्स से करा देता है। इकोनॉमिक्स की ई नहीं मालूम है सर। में सर डालेगा निकालेगा। बंद करा खत्म हो गया। कल पंचवर्षीय योजना देख लिया। कहीं जॉब करती है। हो गया। चलिए, पॉलिटी था ना, महत्वपूर्ण शब्दावली था। बताइएगा। शून्यकाल कब से कब तक?
12 से 1 12 से एक होता था, अब है 1 से 2 1 से 2 बजे लैब चलता है शून्यकाल। ये लगता है कि कुछ दिन पहले लैब 17 या 18 में लगता है किया गया है। देखो ना इबला कंफ्यूज है, क्वेश्चन में डालने ले दिन कहियो तो लिखा देखा ना कि शून्यकाल 1 से 2 कब हुआ? शून्यकाल को 12 से 1 से बढ़ाकर 1 से 2 कब कर दिया गया ना, 17-18 के आसपास में हुआ। हाँ समय 12 से बढ़कर 1 से 2 कब किया गया? ना भी आपने के पढ़ा ले पावर बाबा भी पढ़ा तो वही करी कर रहे हैं। वही करें क्या 17-18 के आसपास। बारह से एक क्या है? नहीं दूसरा देते यहाँ छापा यहाँ नोट करके दे ले और 19 दिसंबर 2023 का। ना वो अलग है, पॉलिटी है। चलिए ये छोड़ो। 12 से 1 टॉपिक में ना बताइएगा कि विघटन क्या होता है, पता ना? विघटन लोकसभा का भंग हो जाना पहले भंग करना को विघटन विघटन होता है। अनुपूरक प्रश्न क्या है? अनुपूरक प्रश्न जो सूचना थी अनुपूरक ना जिसका जवाब तुरंत चाहिए। सदन में किसी सदस्य द्वारा अध्यक्ष की अनुमति से किसी विषय पर जिसके संबंध में उत्तर दिया जा चुका है उसका स्पष्टीकरण मांगना था, उसे हम अनुपूरक प्रश्न। मतलब पहले जवाब मिल चुका है, फिर फिर से हम बहुत सवाल संतुष्ट नहीं है, हम दोबारा मांगते फिर से मानना है। तारांकित प्रश्न हैं। तारांकित 20 को जिसका जवाब संख्या तुरंत होता है चाहिए। नहीं 20 संख्या होता है का तारांकित प्रश्न तुरंत चाहिए, ठीक ना? मौखिक ना चाहिए, कैसे चाहिए? एक लिखित साक्ष्य नहीं मिलता तारांकित तो मौखिक चाहिए, क्या चाहिए? मौखिक। तुरंत जवाब। तुरंत, वही तो मौखिक तुरंत है। इसकी संख्या कितनी होती है? 20। तारांकित प्रश्नों की संख्या 20 गो। और तारांकित प्रश्न लिखित रूप में लिखित रूप में चाहिए। हाँ, लिखित रूप से अगर चाहिए तो हो जाएगा अतारांकित, और मौखिक रूप से हो गया वो तारांकित। रेलवे के और तारांकित 200 ना और तारांकित 230 के आसपास में है। जैसे रेलवे का वैकेंसी वाला हुआ था ना, तो अतारांकित हुआ कि लिखित रूप से जवाब दीजिए दस्तावेज इसका। तारांकित पूछेगा तो 20 प्रश्न, और तारांकित बोलेगा तो 230 प्रश्न। तारांकित चाहिए मौखिक रूप से और अतारांकित चाहिए लिखित रूप से। स्थगन प्रस्ताव क्या है, या स्थगन प्रस्ताव के लिए कितने सदस्य चाहिए? 50 है। हाँ, इस प्रस्ताव को पेश करने के लिए न्यूनतम सदस्यों की संख्या 50 होना चाहिए, स्वीकृति होनी चाहिए। मतलब 50 को तो साइन करके न जाएगा। हाँ वही, न्यूनतम उतना ही चाहिए, उससे कम नहीं कर सकता। फिर वोटिंग होगा। हाँ, विपक्षी स्थगन मैटर उठा। इसी को ध्यान आकर्षित कहा जाता है कि मुद्दे पर ध्यान को आकर्षित करने के लिए किया जाता कैसे है। हुआ था ये मणिपुर का करना होगा, मणिपुर ना संचित निधि से पैसा कैसे निकाला जाता है? संसद द्वारा बिल पास करा के। संचित निधि में जो है संसद द्वारा बिल पास करके जो है निकाला जाता है। आकस्मिक निधि जानते हैं? इमरजेंसी में प्रधानमंत्री निकालता है। ये तो आपातकाल कुछ होगा था ना। आधा घंटे की चर्चा कितने दिन होता है? आकस्मिक राष्ट्रपति के प्रधानमंत्री। आकस्मिक होता है राष्ट्रपति। ये भी है जो एथी प्रधानमंत्री पर एथी वो ना समय के आधा घंटा का चर्चा होता है 5:30 बजे होता है। हाँ, जैसे 5:30 बजे से 5:30 बजे के बीच होता है, सभापति नियत कर सकता है, ठीक ना? 3 दिन होता है, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार। यानी MW हाँ, MWF। जिन प्रश्नों का उत्तर सदन में दे दिया गया हो उन प्रश्नों से उत्पन्न होने वाले मामले पर चर्चा लोकसभा में सप्ताह में 3 दिन होता है। MWF। हाँ। अल्पकालिक चर्चा की शुरुआत कब हुई थी भारत में? अल्पकालिक 1953 में अल्पकालिक चर्चा की शुरुआत है। इसमें क्या है अल्पकालिक चर्चा? पूछता है सीधा सीधा। मुद्दे के लिए मतलब जरूरी होता है। लोक महत्व के प्रश्न पर सदन का ध्यान आकर्षित किया जाता है, इसी को कहा जाता है अल्पकालिक चर्चा। तुरंत चाहिए, कोई मुद्दा उठा है देश में लोक महत्व के लिए, उसको जो है संसद में लेके आना है और उस पर बात करना है। 1953 में भारत में शुरुआत हुआ। लेखानुदान की चर्चा किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद लेखानुदान 113 116 के क। लेखानुदान 116 के क। 117 में वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा है तो 12 में ना। वार्षिक वित्तीय उसी से संबंधित 117, 112 और 117 सेम है,
थोड़ा सा का अंतर है मगर दोनों अथी है, वित्तीय अथी से। चलिए बताइएगा कि अनुच्छेद 112 वो वार्षिक वित्त विधेयक की परिभाषित किया गया है। 112 में क्या किया गया है? विधेयक को परिभाषित 112 में वित्त विधेयक को परिभाषित किया गया है। कोई भी धन विधेयक है या नहीं, ये चर्चा कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। कोई भी धन विधेयक है या नहीं, लोकसभा अध्यक्ष निर्णय करता है। धन विधेयक की चर्चा 110 में। वर्तमान में बजट कितने तारीख को शुरू होता है? 1 फरवरी 31 जनवरी से शुरू होता है। पहला हिस्सा 13 फरवरी तक चलता है, दूसरा हिस्सा 13 मार्च तक शुरू होकर 6 अप्रैल तक, और उसके बाद मान 2 चलता है ना, 31 जनवरी से 13 फरवरी तक, और दूसरा 13 मार्च से 6 अप्रैल तक। आइए इतना बीच में खा लिए। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। किस अनुच्छेद में कहा गया? अनुच्छेद 100 के 4 है। 75 के 3 किसके प्रति? लोकसभा मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। 75 के खाली 75 के 3 सिर्फ 75 के 3 में। कटौती प्रस्ताव क्या है? जानते हैं कोई जब बिल ज्यादा हो जाता है ना उसको 1 काटने रुपया के लिए काट करता प्रस्ताव होता है, आता है। मतलब कोई कटौती। माने सरकार कोई पैसा के लिए अति किया, प्रस्ताव रखा, अब विपक्ष को लग रहा है कि नहीं ज़्यादा है, अब विपक्ष उसमें मांग करेगा कि इसमें इतना नहीं चाहिए। वो मैं कहता हूं ना कि कोई पैसा के लिमिट नहीं है कि हम कितना करेंगे, वो 1 रुपया काट के हटा देता है बस, 1 रुपया कम कर दे। हैं प्रधानमंत्री के लिए कुछ पद की चर्चा पद है 74 में है। राष्ट्रपति की सहायता करने के लिए एक प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद 75 हाँ मंत्री प्रधानमंत्री को सहायता करने के लिए मंत्री परिषद की जरूरत होती है। 75 में 70 में अब आते कटौती प्रस्ताव हो गया। अविश्वास प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया जाता है? किसी भी सदन के किसी भी सदस्य द्वारा नहीं, विपक्षी दल वाला। अच्छे दल के द्वारा अपर पार्टी नहीं हाँ वो तो बात है, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव विपक्षी दल द्वारा किया जाता है। कितना कम से कम कितना सदस्य का होना अनिवार्य है? 50। प्रस्तुत होने के कितने दिनों के अंदर में चर्चा होना? 50। बैठक के लिए चाहिए, बैठक के संसद में बैठक करने के लिए कोरम की चर्चा चाहिए। और कितने दिनों के अंदर में तुरंत चर्चा होना चाहिए? 14 दिन 10 दिन के अंदर में चर्चा होना आवश्यक है। 1/10 को जी बोलते हैं। वही कोरम बोल रहे हैं सर, 55 में कोरम बोल रहे हैं। कहाँ 1/55 बोले हैं? खाली 55 कहिए या 550 का 10% निकाले कितना होगा? 55, या 10वां भाग बोलेगा तो कुछ ही बोलेगा। दोनों सेम है 10% बोलो या 1/, तो बस संख्या है। हो गया। देखते हैं चलो, तो 50 को चाहिए सदस्य कम से कम। आज जब एक बार पेश हो जाएगा तो कितना दिन के अंदर उस पर चर्चा चाहिए? 10 दिन के अंदर। 10 दिन हाँ बस 10 दिन। 11वां दिन फ्लोर टेस्ट जैसे आज बिहार में है ना का विश्वास और प्रस्ताव। चर्चा के बाद अध्यक्ष क्या करेगा? मतदान द्वारा निर्णय की घोषणा कर देगा। कल फॉलो टेस्ट है कल नहीं है 11वां दिन होगा 11वां बिहार में। अभी तो बिहार में अध्यादेश जारी कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों करता है। राष्ट्रपति सेंट्रल में और राज्यपाल स्टेट में। अध्यादेश की अधिकतम सीमा 6 महीने 6 महीना और न्यूनतम सीमा 42 दिन। वही 6 सप्ताह 42 दिन। निंदा प्रस्ताव हाँ कि नहीं, कोई भी सदन में आ सकता है। जैसे कोई विपक्ष के नेता किसी भी मंत्री के खिलाफ ला सकता है, जो निंदा प्रस्ताव ला सकता है। यानी व्यवहार कार्रवाई नहीं होता है। खेद और रोष व्यक्त किया जाता है खाली सिर्फ। हाँ, मतलब नेताजी बढ़िया काम नहीं कर रहे हैं, निंदा करते हैं बस। धन्यवाद प्रस्ताव ये राष्ट्रपति के द्वारा, मतलब संसद द्वारा राष्ट्रपति के लोकसभा के गठन होता है ना, तो पहला जो होता है ओकरा धन्यवाद। राष्ट्रपति जब बन जाते हैं ना, अब पहली बार लोकसभा जाके पहली बार जो भाषण देते हैं उसके बाद जो है ना उनके लिए जो है प्रस्ताव पेश किया जाता है। अब जाके सब बोलेगा नहीं ठीक है इसी है वैसे, सब उनका तारीफ करेगा। हाँ आए बहुत बहुत हाँ। राष्ट्रपति बनता है कि नायक जो लोकसभा गठन होता है ओकरा में। वो दूसरा चाहिए। सुनो क्या कहती है, राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद संसद की कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश पर 3-4 दिनों तक धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होता है। तो पहली बार बनेगा राष्ट्रपति तभी ना अभिभाषण होता है। यही मंत्रिमंडल क्या करता है? अभिभाषण तैयार करता है। क्या बोलना है हम ही लिख के नहीं भैया
राष्ट्रपति के अभिभाषण लिख रहा है। हाँ तो अभिभाषण मतलब पहला बार नहीं, राष्ट्रपति की जय बार जाके भाषण देगा ना, हर ना, बार ऐसा पर। तो नहीं है। देखो तो अभिभाषण का मतलब थोड़ी पहला बार के होता है। जैसे राष्ट्रपति का अभिभाषण कहने का मतलब जैसे के बार अभिभाषण देते हैं, बस खाली पहली बार बैठते हैं उसी से मैंने खाली जैसे बजटवा के दिन पहले जो अभिभाषण देते हैं, आज जो अभिभाषण दिए, तो एकरा लिए होगा अब अथी धन्यवाद प्रस्ताव। जैसे यहाँ तो अभिभाषण के वो लिख रहे हैं। हाँ, तो थोड़ी भाषण लिखा है जैसे- कि राष्ट्रपति का पहला। जैसे अगर ऐसा रहता तो आज जैसे दिए थे आज राष्ट्रपति भाषण दिए जाके कथी में, तो आज कल राष्ट्रपति बनते हैं हाँ तो वही तो बोल भाषण देते हैं। हाँ वही बोल। इस समय करता होगा तो वैसे देख लीजिए हमारा जहाँ तक अपना अथी है। वही एक ही गोल ना बढ़िया से करना। यहाँ तो अभिभाषण लिख रहे हैं। अच्छा देख लेते हैं। चर्चा प्रस्ताव आरंभ होती है तथा उसके बाद प्रस्ताव का समर्थन बोलता है। इस चर्चा में राष्ट्रपति का नाम उल्लेख नहीं किया जाता है क्योंकि भाषण के विषय वस्तु के लिए सरकार उत्तरदायी होती है। अंत में धन्यवाद प्रस्ताव मतदान के लिए रखा जाता है और उसे स्वीकृत किया जाता है। विषय चर्चा मतलब जब भी आएंगे ना तब भी होगा। चर्चा देख लीजिए वैसे मत जहाँ तक बुझा रहा ब्याह से आगे लोग तो मनीष इधर रोको ना इसको, चर्चा तो नहीं का कर लेते हैं, कंफ्यूजन हो रहा है। अब नया नाइट्रोजन चलिए। विश्वास धन्यवाद बताइएगा। बैंक बेंचर बैंक में पीछे वाला है, मंत्री के आगे वाला पीछे बैठा है। सीधा सीधा जो भी मंत्री बैठे है पीछे जो बैठे वाला है वो सब क्या कहलाता है? बैंक बेंचर। लाइन से 9वां लाइन तक। ठीक है। गुलेटिन क्या है? गुलेटिन हाँ हाँ ये वो संसद के कुछ ना अरे इसे संसद की एक प्रक्रिया है जिसमें सभी मांगों को नियत तिथि तक न निपटाई गई हो और बिना चर्चा के ही मतदान के लिए रखा जाता है, उसे गुलेटिन उसे गुलेटिन कहते। मतलब ऐसी प्रक्रिया जो नियत तिथि तक मांग था कि 10 तारीख तक क्या करना था, चर्चा कर माने सब चीज होना चाहिए था, मगर उस दिन नहीं हुआ और उसके अगले दिन याद होकर 5 दिन बाद और मतदान के लिए रख दिया गया। इसी को कहते हैं गुलेटिन। बिना बहस के वोट। काकस क्या है? कॉकस है। काकस काकेकस पर्वत है। कराकस राजधानी है वो, ये वेनेजुएला के कराकस। ठीक कहते हैं। काकस से किसी राजनीतिक दल अथवा गुट के प्रमुख सदस्यों की बैठक को क्या कहते हैं? कराकस। मतलब जो भी राजनीतिक दल है उसके गुट के बैठक को क्या कहते हैं? सदस्यों के बैठक को ही कराकस कहते हैं। जो भी सदस्यों का अपनी जो नीति बनाता है राजनीतिक दल ना, अपना अपना बैठक करता है ना, उसी को हम लोग कहते हैं कराकस ना, काकस। हाँ। त्रिशंकु तो जानते हैं संसद। कौन कौन सा जो है लोकसभा में यह लागू हुआ है? त्रिशंकु में 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं लोकसभा में स्थिति रही है। हाँ 9वां से। अब भारत में त्रिशंकु सरकार की स्थापना कब हुआ था? 1989 से त्रिशंकु सरकार पहली बार 89। न्यायिक पुनरावलोकन तो जानते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन तो जानते हैं। फिर से विचार हाँ न्यायपालिका जो है सुप्रीम कोर्ट के जो अपना के बाद पुनर्विचार करेगा। गणपूर्ति तो भी बताए दिए हैं 10वां भाग 100 में कुछ अनुच्छेद। अच्छा हाँ 100 में अब बताइए प्रश्न काल पहला घंटा। हाँ दोनों सदनों के प्रत्येक बैठक के प्रारंभ 1 घंटे को कहते हैं प्रश्नकाल। प्रश्नकाल के बाद को कहते हैं शून्यकाल। तो 12 से 1 हो गया कौची प्रश्नकाल और 1 से हो गया 2 शून्यकाल। और शून्यकाल में ही यहाँ से सब संसद भोजन करे और अति करेला निकल जाता है। मिल जाता हाँ है। जवाब बस जो भी होता है। नहीं जवाब दीजिए तो भोजन कर जाइए। वैसे खा भी गया फिर लड़िए। 1.5 रुपये सिंघारा। पंगु सत्र क्या है? पंगु सत्र शॉर्ट टाइम वाला। एक विधानमंडल के कार्यकाल की समाप्ति तथा दूसरे विधानमंडल के कार्यकाल शुरुआती के बीच में एक खत्म हुआ विधानमंडल कार्यकाल आएगो शुरू हुआ, वो दोनों के बीच के समय को हम कहते हैं पंगु सत्र। लेमेडक सेशन कहते हैं। लेमेडक हाँ पूछ लेता सेट में लेमडक सेशन। व्हिप होता है एगो जिसको हिंदी में बोलते हैं सचेतक। अंतरिम सत्र भी तो इसी को बोलते हैं। किसको? ना वो दूसरा है। अंतिम मतलब लास्ट हो गया, खाली ये हो के बोलेंगे। आई दे दोनों के बीच में जो खत्म हुआ एगो नयका बन गया दोनों के बीच में। हाँ वो बन गया दोनों के बीच के जो समय हो गया ना वो लेमडक के हो जाता है पंगु सत्र। व्हिप बताइएगा व्हिप जारी कब होता है?
जब सत्र नहीं चल रहा। जब संसद में हंगामा हो रहा है तो अध्यक्ष खड़ा रहता है मोटका, उसको आदेश देगा कि ठीक करो करा जाके। हिंदी में कौन चीज नहीं, इंग्लिश में, हिंदी में है सचेतक, सचेतक सचेत करता है। हाँ सावधानी। अब इंग्लिश में बोलते हैं व्हिप जारी करना। सीटी नहीं बजाता है क्या? सीटी देखो बजाओ, घंटे हो गया, युद्ध करना हो गया। हो जाओ ना तो तुरंत निलंबित कर देगा। हाँ, और ना होगा तो टांग के मोटका मोटका आदमी से बाहर करवा देगा। बाहर नहीं करता, निलंबित कर देता है। हाँ हाँ ये बात है कि अगर लोकसभा अध्यक्ष चाहेगा ना, हाँ तो आपका सदस्य रास्ता रद्द भी कर वहीं पे रद्द कर सकता है। नहीं, ऐसी इस साल में 12 या 13 को के रद्द किया है, लेकिन कल है सबके जारी कर दिया है। कल तो बजट है ना, तो बहस करने के लिए सबके दे चलिए कल हम लोग का पढ़ना अनुच्छेद, अनुच्छेद 1 से लेके 50 तक तक। हाँ ठीक। याद करके आइएगा। अनुच्छेद 1 से 50 1 से 50 तक। 50 तक सुने हैं। हंगामा का कि जो लड़का एग्जाम पहला नहीं तू दिया ना, खाएगा गोली, और कोई चीज शेरे डॉन की गोली खाएगा तू, हैं? तू विरोध कर। चलिए बाल अति आते हैं। बायोलॉजी, बायोलॉजी में था पोषक, पोषण नहीं, पोषक पदार्थ। ये बताइए सबसे ज्यादा ऊर्जा कौन देता है? वसा 9.3 कैलोरी। कार्बोहाइड्रेट। हाँ और 4.3 देता है, 4.2 देता है। लगभग 5 कार्बोहाइड्रेट 5 ना देवा है। 9.3 देता है और 4 पॉइंट समथिंग देता है कार्बोहाइड्रेट। जल्दी बोलेगा तो कार्बोहाइड्रेट, पहली बार पाचन होता है तो कार्बोहाइड्रेट का। सबसे अंतिम प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद होता है वसा, विटामिन, और लास्ट में सबसे प्रोसेस होता है प्रोटीन का। प्रोटीन खत्म तो शरीर से आदमी खत्म। मर गया। अब इधर सुनो, इधर बताइए पोषक पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार। कौन कौन? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन। एक ऊर्जा देने वाला, एगो पचाने वाला उपचारिक क्रियांत्र को, एगो वृद्धि करने वाला, एगो अनुवांशिक पदार्थ के रूप में काम करता है। अब हाँ, जैसे अनुवांशिक पदार्थ में न्यूक्लिक अम्ल होता है ना, जैसे वृद्धि और निर्माण में जैसे हड्डी उड्डी टूट जाता है तो उसमें प्रोटीन का काम करता है ना, प्रोटीन नहीं टूटता है। अब 15% वही प्रोटीन हमारा शरीर बना हुआ है हम लोग का। अब आते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:2:1। अब बताइएगा कि 1:2:1 फिनोटाइप यह के अनुपात है कि जीनोटाइप का अनुपात है? फिनोटाइप का नहीं है, जीनोटाइप का अनुपात है। जीनोटाइप एकल संकरण में, जब एकल संकरण होता है तो उसमें फिनोटाइप का अनुपात 3:1 होता है और जीनोटाइप का अनुपात 1:2:1 होता है। और डबल संकरण होता है तो उसमें फिनोटाइप का अनुपात होता है 9:3:3:1। और इसमें आ जाता है तो इसका गुना करे पड़ता है 2 बार इसको। 18 शक बुझाई था, बता थोड़ा सा देख ले हम लोग, देख ले हम लोग। ऐसा कोई बात नहीं, इसमें देना होना चाहिए ना। हाँ, एकल संकरण नहीं दे, ना हाइब्रिड में नहीं देले इसमें। पीछे आवा, वो पेड़ पौधा में आवा, बोना बोना लंबा छोटा, उनमें जीनोटाइप फिनोटाइप वहाँ पर है। देखिए ये डबल के लिए था फिनोटाइप, और एक यह डबल के लिए जीनोटाइप। F2 है ना? हाँ F2 मतलब वही डबल संकरण के लिए। F1 में है ये। हाँ F1 में है, आगे पट्टी है। F1 में फिनोटाइप जीनोटाइप देखिए। हाँ देखिए फिनोटाइप है ना, 3:1, और जीनोटाइप 1:2:1। फिनोटाइप 2 गो संकरण हुआ है, एगो सिंगल एगो डबल। सिंगल में फिनोटाइप बोलेगा तब 3:1, और सिंगल में बोलेगा जीनोटाइप तो 1:2:1। उसी तरह से डबल संकरण बोलेगा तो 9:3:3:1 फिनोटाइप। और फिनो के लिए, और जीनोटाइप के लिए 1:2:1 फिर तो बुला दिया 1:2:1:1:4 के अनुपात में होगा। 1:2:1, फिर 2:4:2 और 1:2:1 काटेंगे तो फिर तो सेम 242 121 बस। 121 242 121। चलिए इधर आइए। कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन और कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का अनुपात 1:2:1।
शरीर का ऊर्जा की आवश्यकता कितना पूर्ति करता है कार्बोहाइड्रेट? 50 से 75% प्रतिपूर्ति होती है किससे? कार्बो। 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितना कैलोरी किलो कैलोरी? 4.2 कैलोरी। 1 ग्राम वसा के पूर्ण ऑक्सीकरण से 9.3 कैलोरी। हाँ। कार्बोहाइड्रेट के कितने प्रकार होते हैं? 3 गो, मोनो, डाई और पॉली। मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। मोनो मतलब सिंगल, मोनो मतलब तो मोनो का एग्जाम्पल ठीक है ना, ग्लूकोज, गैलकोज, हाँ नहीं, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैनोज और ट्राइओज। ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैनोज और ट्राइओज, ये किसका उदाहरण है? मोनोसेकेराइड का। अब जो डबल हो जाएगा, दो या दो से अधिक हो जाएगा, उसे बोलते हैं डाइसेकेराइड। एग्जाम्पल में ठीक है, ठीक है, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। तो सुक्रोज किससे बनता है? सुक्रोज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज है। ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज के मिलने से सुक्रोज बनता है। ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज के मिलने से सुक्रोज बनता है। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज के मिलने से गैलेक्टोज, सॉरी ठीक है माल्टोज है, ठीक। ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज के मिलने से माल्टोज। ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज के मिलने से लैक्टोज। ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज सुक्रोज। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज माल्टोज। ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज लैक्टोज। तो सीधा सीधा ही पूछता है, जोड़ा वाला बहुत कम पूछता है कि कौन डाई है, कौन मोनो है, कौन पॉली है। तो मोनो वाला डाई वाला में हो गया सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। और उसमें था ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैनोज और ट्राइओज। अब है पॉलीसेकेराइड में दम सबसे सिंपल याद करे वाला सब, जैसे हाँ ना, पेप्टोन में नहीं आता है। स्टार्च है, काइटिन है, ग्लाइकोजेन है और एगो है, ये तीनों का नाम याद दिले, सेलुलोज है। काइटिन, सेलुलोज, स्टार्च और ग्लाइकोजेन, ये सब के सब कौन में आता है? पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड में कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख कार्य पहला ऊर्जा देना, भोजन के रूप में संचय रहना, विटामिन सी का निर्माण करना, हाँ कंकाल का निर्माण करता है। हाँ कंकाल मतलब हड्डी। प्रोटीन बताइएगा कि सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? प्रोटीन शब्द का बर्जिलियस। बताना है कि कितने अमीनो मिल के एक वो बनता है? 20। कितना शरीर बना होता है प्रोटीन का? कितना, हाँ कितना प्रतिशत शरीर बना होता है प्रोटीन का? तो 15%। अब इसमें से जो 20 अमीनो है उसमें से कितना बाहर से या कितना शरीर बनता है? 10 बाहर से 10 अब कहीं कहीं दे रहा है भैया, हम 2 किताब में देख चुके हैं, 11 गो अंदर और 9 गो बाहर से दे रहा है। हो सकता है 11 9। ऊर्जा उत्पादन में कौन ऊर्जा उत्पादन और शरीर की मरम्मत करने में दोनों काम करता है? प्रोटीन। एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए? 45 ग्राम। कितना चाहिए? 45 ग्राम। उससे कम चाहिए? पुरुष को, हाँ पुरुष को कम चाहिए। नहीं दिले। हाँ सर पुरुष को कम चाहिए, पुरुष के अंदर में प्रोटीन ज्यादा होता है, तो कम भी लेगा तो चल जाएगा, लेकिन महिला के प्रोटीन कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, सरल, संयुग्मी और व्युत्पन्न। सरल, संयुग्मी और याद कोशिश करिए पढ़े के। मतलब प्रोटीन की कमी से कौन कौन सा रोग होता है? क्वास्कियोर और मरासमस। तो क्वास्कियोर किस में होता है? बच्चा में। और पतला हो जाता है, लाद बिक देता है, कुपोषण का शिकार मरासमस।
मरासमस में झिल्ली लटक जाए, मतलब महसूस। बताइए कि जो दवा हम लोग खाते हैं कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? स्टार्च का। कवर स्टार्च, हाँ कवर, वही कैप्सूल का आवरण। स्टार्च का फॉर्मूला बता दीजिए तो। स्टार्च का फॉर्मूला बताओ क्या C5H10O5। C5H10O5 अनाज स्टार्च हाँ। C5H10। अब बताइएगा वसा किससे मिलकर बना होता है? सोचिए भैया, वसा क्या है? सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि वसा क्या है? ग्लिसरॉल एवं वसीय अम्ल का एक एस्टर होता है। ग्लिसरॉल एवं वसीय अम्ल का एस्टर होता है। एगो एस्टर केमिस्ट्री में पढ़ना था, एस्टर समूह पढ़ना था ना, क्रियाशील समूह में कीटोन, एस्टर, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एल्कोहल। साबुन के साबुनीकरण में क्या बनता है? साबुन के साबुनीकरण की प्रक्रिया में क्या बनता है? ना वो क्वेश्चन यही है। साबुन बनने की प्रक्रिया को साबुनीकरण कहा जाता है। और साबुन में का मिलकर भाग ले आता है वो बताना था कि कोची कोची लेके बड़ा बनता है। लिखे था साबुन दरोगा वाला में प्रक्रिया में क्या बनता है? इतने तो हल्ले साबुन की प्रक्रिया में क्या? चलिए बताइएगा एक वयस्क अब ऑप्शन नहीं याद है तो हम अभी कुछ बता सकते हैं, ध्यान में नहीं है। एस्टर कार्बोक्सिलिक अम्ल। हाँ तो एस्टर था, सीधा सीधा। वसा व्यक्ति को कितना प्रतिशत ऊर्जा देता है? वसा 20 से 30%। 20 से 30%। 50 से 75%। शरीर कार्बोहाइड्रेट 50 से 75% ऊर्जा मिलता है और वसा से 20 से 30%। शरीर में संश्लेषण कहाँ होता है वसा का? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया में। यकृत स्टोर रखता है सर। हाँ वो ग्लाइकोजेन के रूप में भोजन संचित रखता है लीवर में। वसा के थोड़ी रखता है, वसा के तो पूरा शरीर में फैला। ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में बदल कर रखता है। तोड़ के भेजते रहता है। फैट को तो पूरा शरीर में फैला देता है, चमड़े स्किन के नीचे। पूरा शरीर में ना ज्यादा शरीर में सबसे ज्यादा कहीं पे फैलेगा नहीं तो यहाँ पे पेट में फैलता है। पूरा शरीर में फैलता है। वसा जो है ना हमारे त्वचा के नीचे सभी तरफ शरीर में फैला। मैं सबसे ज्यादा पूछेगा ना, नहीं लगता है। एपिडर्मिस। हाँ वो तो त्वचा पाता है। एपिडर्मिस, डर्मिस है वो नीचे, वो तीसरा परत है। तीनों त्वचा के नीचे। एपिडर्मिस। चलिए कल हम विटामिन था में पहला विटामिन था। चलिए चलिए विटामिन का आविष्कार कब और किसने किया था? फंक 1911। इसमें कितना कैलोरी प्राप्त होता है? ऊर्जा 4.2 ना होता है, प्राप्त नहीं होता, इससे कोई कैलोरी प्राप्त नहीं होता है, विटामिन से। परंतु खाली पचाने में उपापचय क्रिया में। छोड़ दीजिए कल पूछेंगे। सुनना पड़ेगा। अच्छा नेक्स्ट पूछो। छोड़ दीजिए, बात मानिए। बिट्टो पावर। चलो कल पढ़ लिए विटामिन पूरा। पूछ लो भैया। चलिए 20 में बड़ा छोटा लंबा निकालिए। पूछ लो ऊंचा। हाँ, ऊंचा बड़ा छोटा लंबा पावर की यूज होता है। तुम लगाओ। हम कल से नए ऐसे कल से ड्यूटी चेंज। आपको लाइव बिहान से चलवा देंगे, कल से लाइव चलेगा सर। विश्व का सबसे बड़ा सोलर पावर पार्क भारत में है। कहाँ पे? गुजरात। भादला सोलर पार्क राजस्थान। वो ये भी था ना सोलर वाला मंदिर है कोणार्क। ये तो पूरी तरह से सोलर। हाँ सूर्य जैसे कोची वाला सोलर सेल से संचालित ऊर्जा प्राप्त करना, तो लाइट सब है। ऐसे कोची एयरपोर्ट भी है आपका पूरी तरह से सोलर सेल से निकल। कौन एयरपोर्ट कोचिन ना। हाँ कोची तो हम बोली थी। मंदिर के कोणार्क स्टेशन ना, स्टेशन हाँ एगो है स्टेशन उधर पूर्वोत्तर भारत में कोई है। वो तो पूर्वोत्तर भारत के वो स्पेशल है, वो हले कोई जा बैंगलोर के आसपास कोई मंदिर में तो स्टेशन बैंगलोर कर्नाटक। चलिए बताइएगा सबसे बड़ा चिड़ियाघर अमेरिका में पूरा विश्व में पूछ रहे हैं तो फिर चल रहा है। अमेरिका में है। कनाडा में है। क्रूगर नेशनल पार्क दक्षिण अफ्रीका।
दक्षिण अफ्रीका हाँ। उगर नेशनल सबसे बड़ा पुस्तकालय विश्व का? कांग्रेस कांग्रेस पुस्तकालय अमेरिका। कब गठन हुआ था? 1800 में पूरे। विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय? लंदन। लंदन संग्रहालय, ब्रिटिश संग्रहालय इसको बोलते हैं। ब्रिटिश संग्रहालय भारत में कलकत्ता। हाँ। विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति? अभी बन रहा है स्टैचू ऑफ यूनिटी। कितना लंबाई? 182। एगो भारत में कोई दूसरा जगह बन रहा है विश्व सबसे बड़ा, या उत्तराखंड में बने या कहीं और पर बना, एगो बन रहा है अवार्ड है भैया, कलकत्ता वाला। अवार्ड बन रहा है विश्व का सबसे बड़ा राम मंदिर। पता नहीं। नहीं, ऑस्ट्रेलिया में पर्थ में अयोध्या से बड़ा सुनो आओ इधर। सबसे बड़ा महल? सबसे बड़ा महल? वेटिकन सिटी पैलेस। सबसे ऊंची बिल्डिंग? बुर्ज खलीफा। लंबाई? 829.84 मीटर। सबसे बड़ा घंटा घर? द ग्रेट बेल ऑफ मॉस्को, रूस में। सबसे ऊंची मस्जिद? सुल्तान हसन मस्जिद काहिरा, मिस्र में। सुल्तान हसन मस्जिद काहिरा, मिस्र में। सबसे बड़ी मस्जिद? मस्जिद अल हराम, सऊदी अरब। सबसे बड़ी बोलेगा तो मस्जिद अल हराम, सऊदीया में। सबसे ऊंची बोलेगा तो सुल्तान हसन मस्जिद, मिस्र में। अभी नया जो अयोध्या वाला बन रहा है ना, उसका जो जमीन मिला है, जो बन रहा है सबसे बड़ा मस्जिद पूरा विश्व का। सबसे बड़ा रेगिस्तान? सहारा। कितना है इसका क्षेत्रफल? 84 लाख वर्ग किलोमीटर। सबसे ऊंची राजधानी? लापाज। सबसे बड़ी सुरंग? हाँ ठीक है, बोलीविया की राजधानी लापाज। विश्व का सबसे ऊंचा नगर? तिब्बत में वेंचुआन। सबसे ऊंचा नगर? वेंचुआन, तिब्बत। सबसे बड़ी सड़क सुरंग? सबसे बड़ी सड़क सुरंग लीडर्ल है, नॉर्वे में। 24.24 किलोमीटर। हाँ, लीडर्ल, नॉर्वे। सबसे बड़ी सड़क सुरंग? लीडर्ल। सबसे बड़ी रेल सुरंग? गोटहार्ड, स्विट्जरलैंड। वो रेलवे अति सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन? प्लेटफॉर्म है उतर। हम रेलवे स्टेशन पूछे थे। न्यूयॉर्क। ठीक है, न्यूयॉर्क। ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल, न्यूयॉर्क। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बोलेंगे तो सिद्धारूढ़ स्वामी। हाँ, 1507 मीटर। 7 दो ढलानों को जोड़ दीजिएगा ना। 1507 है, ये है कि सबसे बड़ा बांध कंक्रीट वाला? ग्रांड कुली बांध। सबसे विशाल ज्वालामुखी? मोना लोआ, हवाई द्वीप। सबसे बड़ा गल्फ? मैक्सिको का गल्फ। सबसे बड़ी खाड़ी? बंगाल की खाड़ी। सबसे बड़ी खाड़ी है। सबसे बड़ा लैगून? लैगोस डॉस पेटोस, ब्राजील। पेटोस। सबसे बड़ा लैगून? लैगोस डॉस। सबसे ऊंचा जलप्रपात? ये तो भारत का है। सांट एंजेल, कैरो नदी पे, वेनेजुएला। सबसे चौड़ा जलप्रपात? खोन, लाओस में है। 1000 हाथियों का देश? थाईलैंड। सफेद हाथियों का? लाओस।
सफेद के लाइट थाईलैंड उल्टा हो गया बता सफेद है, हाँ सफेद हाथियों का देश है लाओस, 1000 हाथियों का देश थाईलैंड। ठीक है। सफेद हाथियों का देश थाईलैंड है। 1000 हाथियों का देश थाईलैंड है। सफेद हाथी का थाईलैंड है। सफेद हाथी तो ओकरी बात सही बोल रही है। तू लोग बोलवा दिला वही बोल रहा वही बोल रहा कुछ बोले सफेद हाथियों का देश थाईलैंड थाईलैंड लाओस है। ना थाईलैंड सफेद है। थाईलैंड 1000 हाथी लाओस थाईलैंड है। सफेद हाथी का थाईलैंड है। थाईलैंड हाँ देखता थाईलैंड हाथी ठीक तो हम सफेद लोग हाथियों का देश थाईलैंड। पहला बार ना ठीक है। देखा हमारा कंफ्यूजन वाला काम पूछ लिया इससे कंफ्यूजन जैसे हम कंफ्यूजन पूछते हैं कंफ्यूजन सब के हमारा कंफ्यूजन वाला काम पूछते तो लगे सर कुछ सफेद हाथी का थाईलैंड सफेद हाथी का थाईलैंड ठीक है पहला सेट मारने था चार बाबू का तो कोई भी सेट हो नहीं हमको ये भी याद था, सफेद वाला थाईलैंड याद है। चलो बता चल अब कम धीरे बोलिए, सर टकराई थे। सबसे बड़ा नगर बताना क्षेत्रफल में लंदन के लंदन। सबसे छोटा बताना है वेटिकन सिटी। इटली इटली में है। हाँ तो यूरोप में नहीं पड़ती हो, महादेश यूरोप में ना। सर्वाधिक निर्वाचक वाला देश भारत। सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन। न्यूनतम 142 तो भारत अति किया है। अभी ऑफिशियली भारत तो आप किया जनगणना, हाँ प्रमाणित नहीं ना है। अभी ऑफिशियली चीन ना पढ़ा होगा नहीं वो घटी थे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला ये सिंगापुर सिंगापुर। सर्वाधिक आबादी वाला नगर टोक्यो। सबसे लंबी सीमा वाला देश कनाडा। सबसे छोटी सीमा वाला देश जिब्राल्टर। सर्वाधिक सीमा वाला देश मेडिकल सिटी के सीमा सबसे छोटा जिब्राल्टर होती टापू पकड़ हो सका है, जैसे कि जैसे मान लीजिए कोई गोलाई में होगा क्षेत्रफल में, और कोई एगो थोड़ा सा लंबा बढ़ गया होगा तो क्षेत्रफल से सीमा बनाए में हम बोल रहे हैं, हम वो क्षेत्रफल के अनुसार नहीं बता रहे। जैसे सीमा रहते ज्यादा ओकर जरूरी है कि क्षेत्रफल हो जाए जरूरी ना है। कनाडा उतना छोटा है और रूस उतना बड़ा है होई है। चलो इधर सीमा ज्यादा सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप। सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली। सबसे छोटा बताइए उमानंद। वही में है दोनों ब्रह्मपुत्र नदी पे है, और दूसरों असम में। तो जब ब्रह्मपुत्र कहीं और बही थी असम में, इसके छोड़ के वो घुसा है खाली थोड़ा सा दर्रा के पास। बड़ा है ढेर बड़ा है ज्यादा ढेर है हाँ रोहतांग दर्रा से वहीं पे तक कब कराई। अब छोड़ा तोरा अपना अपना अथी करबे करबा तब खा छोड़। अपेक्षा कम है असम का है पूरा 90% तोरा असम में बहता है। हाँ तो फिर तो 10% और 90% बता ना है। कि ब्रह्मपुत्र नदी के भारत में पानी का स्टोर 90% भारत असम करता है और 10% अरुणाचल प्रदेश। तो वहाँ से घुसबे करता है तो अरुणाचल प्रदेश में चलता है। वहाँ उससे घुसता ऊपर से आता है, चीन के तिब्बत से आता है ना, वहाँ से मानसरोवर जिलेवा से। चलो सबसे छोटी नदी डी नदी। विश्व अमेरिका। सबसे विशाल उपसागर हर्सन का उपसागर। हडसन उपसागर। सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी राइन। राइन नदी। सबसे लंबी सहायक नदी अमेजन नहीं अमेजन के है मेडीरा। अमेजन की सहायक नदी है मेडीरा। मेडीरा। सबसे अंत सागरीय नदी ऐसे तो लूनी है क्रोमवेल धारा। सबसे लंबा मुहाना ओब नदी का मुहाना। सबसे व्यस्त नहर किल नहर। व्यापारिक मुँह आता है उससे। सबसे बड़े ताजे पानी की झील सुपीरियर। गहरी झील विश्व की बैकाल। झील के अंदर झील मेनी कनाडा। सर्वाधिक ऊंचाई पर नौकायन झील टीटीकाका झील। जिसको बोलते हैं लैगून अथी हनीमून हनीमून लेकर जाता है। और दूसरा सबसे लंबा अथी लगता है क्या कि गहरा या लंबा करके ना, वो तो हाँ दूसरा गहरा होगा। कल पॉइंट रहेगा प्रमुख देशों के राष्ट्रीय
चिन्ह, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, प्रमुख देशों के स्मारक और मानचित्र की रेखाएं। अरे लास्ट जनवरी एसपीडी पेज नंबर 26। बंकी टॉप बनाना किस फसल से संबंधित है? केला। टमाटर में लाल रंग लाइकोपिन। भारत में सिंचाई किससे किया जाता है? कुआं और नलकूप से। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? झांसी। राष्ट्रीय कृषि वानिकी, खाली कृषि अनुसंधान बोलता तब हो जाता है। झांसी वानिकी वाला झांसी एशियाई सब्जी अनुसंधान केंद्र नहीं, ये भारत में ये भी अच्छा जब मैं ताइवान। एशियाई सब्जी अनुसंधान केंद्र ताइवान। धान का अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान मनीला फिलीपींस। सबसे ज्यादा प्रोटीन सोयाबीन, कितना परसेंट? 46%। गांधी कीट किस फसल से संबंधित है? धान से। गांधी कीट धान से। मशरूम क्या है? कवक है। कपास अनुसंधान संस्थान कपास मुंबई। कपास अनुसंधान संस्थान। गुलाबी कीट का संबंध किससे है? गन्ना कपास से। गुलाबी कीट का संबंध है कपास। गांधी वाला धान। गांधी कीट वाला धान। दाल चीनी से प्राप्त होता है किस पौधे के? मलेरिया के दवा बनाने वाला कुनोन किससे प्राप्त होता है? सिनकोना के छाल से। पौधे के वृद्धि के लिए कितनी आवश्यक तत्व की होती है? 16 या 17, जो भी हो, 16 यहाँ दे रहा है। नारियल का वास्तविक नाम, वनस्पतिक नाम बताना है। कैसा होता है? गोल। और गोल जीवाणु को क्या कहते हैं? कोकस। तो कोकस न्यूसीफेरा। कोकस न्यूसीफेरा। न्यूसीफेरा नारियल का वनस्पतिक नाम है। ब्लैक हार्ट रोग किससे संबंधित है? आलू से। किसकी कमी से होता है? ऑक्सीजन की कमी से। ऑक्सीजन की कमी से। रेशम के कीड़े को क्या कहा जाता है? कोकून। कोकून बोलते हैं उसको। रेशम किस अवस्था से प्राप्त होता है? तब कोकून से। बताओ ना, कोकूने से प्राप्त होता है। प्यूपा अवस्था से ना। प्यूपा की हिंदी शायद कहते हैं, शायद कोकून। प्यूपा अवस्था से। लार्वा। प्यूपा तो पहले लार्वा होता है, उसके बाद प्यूपा। प्यूपा के बाद कोकून है। जैसे कोकून तो वो अपना जब रोवां छोड़ने लगता है ना, उस स्थिति में आ जाता है, तो छोटा तो अच्छा, तो हो सकता है प्यूपा अवस्था से हो सकता है। अवस्था से प्राप्त हो गई। लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है चाय में? शैवाल के कारण। किसके कारण? शैवाल। चाय में कौन सा पाया जाता है? थीन। कॉफी में कैफीन। टेनिन रेजिन या गोंद पौधा का उत्सर्जी पदार्थ है। टैनिन अम्ल वो है। टेनिन का अम्ल होता है, टैनिक अम्ल होता है चाय में। फिर टैनिक ना है। अच्छा ठीक, भाव हम समझ गए। दूध का उजला रंग केसीन के कारण। पीला रंग कैरोटीन। दूध में वसा माप नाखून, बाल, खून सब में। गाजर ना, खून में कैरोटीन कहाँ? खून में हीमोग्लोबिन के पीलो रंग बताता है। को जी नाखून में आ गया तो उजला हो गया, गाजर में चल गया तो लाल हो गया, तो ठीक तो है। पीला हो गया। गाजर खैला है लोग? गाजर के बीच वाला भाग लाल रहता है, उजला रहता है, पीला, हल्का पीला टाइप का रहता है। वही है, मैं नाम ऊपर समझ गया। हम लोग सोचते हैं कि गाजर के ऊपर लाल है ना। चलिए, दूध में वसा मापने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? गरबर मेथड। गड़बड़ा गया है वसा। हाँ, गड़बड़ विधि। दूध में वसा मापने के लिए गड़बड़ विधि का प्रयोग करते हैं। एनडीडीबी की स्थापना? एनडीडीबी 1965, जिसको बोलते हैं राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। 1965। भारत में राज्य में यूपी, राजस्थान।
कहिया दूध उत्पादन भारतीय राज्य राजस्थान है। राजस्थान आई कर्मा डेयरी लास्ट में मक्का में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? जीन। कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? जीन में। ब्लास्ट रोग किस में होता है? ब्लास्ट ब्लास्ट धान में। हरित बाली रोग बताइए। पूसा 444 का संबंध किससे है? बाजरा से। तो हरित बाली रोग भी बाजरा से। अग्नि निर्जा रोग सेव से। अग्नि निर्जा रोग सेव से है। हरित बाली रोग बाजरा से। पूसा 444 बाजरा का किस्म है। फूल के अध्ययन को एंथोलॉजी। फूल के अध्ययन को एंथोलॉजी। फूल की खेती को फ्लोरिकल्चर। फूल का रंग किसके द्वारा उड़ाया जाता है? क्लोरीन से। उड़ाने के लिए बोल रहे हैं हम। वनों और जंगलों का अध्ययन क्या कहलाता है? वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन है। सिल्वीकल्चर। वनों और जंगलों का अध्ययन सिल्वर। बागवानी का अध्ययन हार्टिकल्चर। साग सब्जियों के उत्पादन का अध्ययन ओलेरीकल्चर। ओलेरीकल्चर के अंतर्गत साग सब्जी। बागवानी आता है हार्टिकल्चर। सिल्वीकल्चर वन और जंगलों का अध्ययन किया जाता है। वन और जंगल खेती को ये वाला आएगा फूल के अध्ययन वाला। फूल का अध्ययन एंथोलॉजी। अब फूलों का खेती होता है अध्ययन फ्लोरिकल्चर। बताइएगा। हो गया पंतजी 114 का संबंध किस किस्म से है? पंतजी 114 चना से। पंतजी 114 चना से। जया पद्मा सोना किसकी प्रजाति है? धान का। जया पद्मा और सोना। सोना धान ना रोकते हैं। बाकी सब नहीं बोलते लेकिन सोना तो सोनालिका गेहूँ के है। सोनालिका गेहूं में सोना धान सही है। गेहूं में क्या नाम बोलिए? सोनालिका के देखिए गेहूं का धान। गेहूँ में कौन कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन बी ग्लूकोन विटामिन B1 B2 और B6। विटामिन B1 B2 और B6 पाया जाता है गेहूँ में। ग्लूटीन अम्ल पाया जाता है। गेहूँ में के गो गुणसूत्र है? गेहूं में 24 42 और चावल में 24 गो। चावल 24 चूहा में ना 40 चूहों में पाया जाता है। ठीक। एगो माउस आ रहा है ढलकल के दोनों अलग। मेरे को 42 आता है, एगो में 42 आता है। गेहूं के उत्पादन में पहला स्थान तो आज पूछ ही लिए हैं। भारत में हरित क्रांति में का सबसे पहले कहाँ लाया गया था? पंजाब में। दूसरा हरियाणा। मगर जन्मस्थली कहाँ कहा जाता है? अमेरिका में। भारत में जन्मस्थली कहाँ? उत्तराखंड। कहाँ? हरित क्रांति शब्द किसने दिया? हरित क्रांति क्वेश्चन सुनित ना सुन। हरित क्रांति शब्द दी किसने दिया? विलियम गॉड। बोलेगा भारत में हरित क्रांति के जनक तब बोलेंगे कौन? MS स्वामीनाथन। विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन दुग्ध क्रांति पूछेगा तो वर्गीज कुरियन। विश्व वन दिवस 21 मार्च। बताना है कि भारतीय कृषि का इतिहास नामक पुस्तक के लेखक MS रंधावा। भारतीय कृषि का इतिहास MS रंधावा द्वारा लिखा गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना बिहार पूसा 1905। हाँ भागलपुर के पास मुजफ्फरपुर। अब देख लीजिए वो भारतीय। अब बताना है कि प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना कब हुआ था? कहाँ हुआ था? कृषि विज्ञान केंद्र नई दिल्ली 69 साल बाद पूसा के 1974 पांडिचेरी।
कल हम लोग का रहेगा नहीं, एक और बचा। स्वतंत्र भारत के पहले कृषि मंत्री ना ना पंजाब राव देशमुख, वो जो अथी में था, मंत्रिमंडल में थे वो। स्वतंत्र भारत के पहले कृषि मंत्री पंजाब राव देशमुख। कल हम लोग का पेज नंबर रहेगा SPD 27।